मुंबई शहर बेरोजगारों, कलाकारों, व्यापारियों और मजदूरों का पनाहगाह हमेशा से रहा है। मार्च 1965 में जगजीत सिंह गायक बनने का सपना लिए पठानकोट एक्सप्रेस से मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनल पर उतरते हैं। मुंबई की भागती दौड़ती भीड़ देखकर थोड़ा सहम भी जाते हैं। मुंबई में उनकी जान पहचान का कोई नहीं था। वह वीटी स्टेशन के पास एक सस्ते होटल को अपना आशियाना बनाते हैं, लेकिन 2 दिन बाद उस होटल को छोड़कर एल्फिंस्टन रोड स्टेशन के पास गोप लॉज हाउस में किराए का एक छोटा कमरा लेकर रहने लगते हैं। सिखों वाली पगड़ी, दाढ़ी और हाथ में कड़ा पहने जगजीत सिंह लोकल ट्रेन को अपना साथी बना लेते हैं। रिकॉर्डिंग स्टूडियो और म्यूजिक डायरेक्टरों के घर के चक्कर काटने शुरू करते हैं। अचानक स्टेशन पर जगजीत सिंह को एक पुराना दोस्त मिल गया। वह दिल्ली के ताल कटोरा में नेशनल थिएटर एंड म्यूजिक कंपटीशन में मिला था। जगजीत सिंह ने गायकी में अवार्ड जीता था और उसने अभिनय में। पूछने पर वह बताता है कि उसने FTII पुणे से इसी साल एक्टिंग कोर्स पूरा किया है। जगजीत के उस दोस्त का नाम है सुभाष कई। जी हाँ, इसी तरह जगजीत की मुलाकात नेशनल थिएटर प्रतियोगिता में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीतने वाले दूसरे दोस्त से भी होती है। वह मुंबई में थिएटर कर रहा था। उसका नाम था अमजद खान। जगजीत सिंह कुछ समय बाद गोप हाउस लॉज छोड़कर मुंबई सेंट्रल स्टेशन के पास अग्निपाड़ा के शेरे पंजाब हॉस्टल में 30 रुपए महीने किराए पर एक कमरा लेकर रहने लगते हैं। यह भीड़ भाड़ वाला थोड़ा गंदा इलाका था। खाट में खटमल थे और रात को जब वह सो रहे होते थे तो कभी-कभी चूहे उनकी एड़ी कुतरने लगते थे। राहत की बात यह थी कि उस कमरे में रूम सर्विस थी। नीचे बन मस्का और चाय वाला ठेला लगता था और कमरे से आवाज देने पर जगजीत सिंह को बेड मिल जाती थी। अपने सपने को साकार करने के लिए पिता का खुला और बड़ा घर छोड़कर मुंबई के इस कबूतर खाने में भी जगजीत अपना रियाज करना नहीं भूलते थे। शाम को जब चर्च गेट से भरी ट्रेन अंधेरी और बोरीवली की तरफ दौड़ती थी, तब जगजीत मुंबई सेंट्रल स्टेशन से लोकल ट्रेन पकड़कर चर्च गेट की तरफ जाते। चर्च गेट स्टेशन के पास प्रसिद्ध गैलार्ड रेस्टोरेंट के सामने सड़क की दूसरी तरफ एक सस्ता एशियाटिक रेस्टोरेंट था, जहां फिल्म इंडस्ट्री में जगह पाने को बेताब स्ट्रगलर नौजवानों का अड्डा जमता था। वहीं एक शाम जगजीत सिंह की मुलाकात हुई एक गिटारिस्ट से जो सुभाष कई के साथ आए थे। जगजीत को पता चला कि यह गिटारिस्ट सुपर हिट फिल्म में गाना गाने के बाद भी गिटार बजा रहा है। उस गिटारिस्ट का नाम था भूपिंदर सिंह। वह फिल्म हकीकत में होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा गा चुके थे। एशियाटिक कैफे में चाय पीते हुए इन स्ट्रगलर नौजवानों की नजर सामने गैलार्ड रेस्टोरेंट पर टिकी रहती थी। संगीतकार जय किशन और जयदेव अक्सर वहां कोक में आइसक्रीम डालकर खाते नजर आते थे। कभी-कभी दिलीप कुमार, नौशाद और मदन मोहन भी कोल्ड कॉफी पीते दिखते थे, लेकिन अड्डे पर बैठे नौजवानों में हिम्मत नहीं होती थी कि सड़क पार करके उन हस्तियों से 2 बातें कर सके। जगजीत सिंह को एशियाटिक रेस्टोरेंट के मालिक मिस्टर बेरी बहुत मानते थे। वह जगजीत को मुफ्त में खाना भी खिला देते थे। एक दिन केसी कॉलेज में पढ़ने वाला पंजाब का एक नौजवान उसी अड्डे पर आता है। मिस्टर बेरी उसका परिचय जगजीत सिंह से कराते हैं। वह म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहता था। उसका नाम था कुलदीप सिंह। जगजीत और कुलदीप एक दूसरे के साथ काम करने का वादा करते हैं। इसके बाद ये दोनों क्लब और वार्षिक समारोह में मंच साझा करने लगे। 1982 में रिलीज फिल्म साथ साथ में कुलदीप सिंह ने अपने संगीत निर्देशन में जगजीत और चित्रा से लगभग सारे गाने गवाए थे। हालांकि उससे पहले जगजीत को फिल्मों में गाने का चांस नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने एक फिल्म में एक्स्ट्रा यानी जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर सरदार का रोल किया। उस फिल्म का नाम था अमन। काम कुछ खास नहीं मिल रहा था, लिहाजा
जगजीत खर्चा चलाने के लिए शादियों में और अमीरों के घरों की पार्टियों में गाने लगे। इन समारोह से उनके कमरे का भाड़ा, खाना और यात्रा का खर्च निकल जाता था। कभी-कभी वह किसी बड़े समारोह में फ्री में गाने के लिए चले जाते ताकि किसी बड़े संगीतकार या फिल्म निर्माता की नजर उन पर शायद पड़ जाए। मुंबई की इस भागम भाग में जगजीत सिंह बाकियों से ज्यादा भाग्यशाली निकले। HMV के साथ काम करने वाले जिमी नरूला ने जगजीत के लिए HMV में एक ऑडिशन रखी। HMV में जगजीत की 2 गजलों का EP यानी एक्सटेंडेड प्ले का रिकॉर्ड निकाला गया। म्यूजिक कंपनी ने रिकॉर्ड पर जगजीत सिंह की तस्वीर छापने के लिए फ्रेश फोटो मांगी। जगजीत को एहसास हो गया कि मेरी पहली तस्वीर ही मेरी पहचान बनेगी, इसलिए उन्होंने सिख पगड़ी हटाई और दाढ़ी मूछें भी निकलवा दी। जगजीत ने रिकॉर्ड पर अपनी क्लीन शेव्ड तस्वीर लगाई। एक बार गैलार्ड रेस्टोरेंट के सामने मिस्टर बेरी ने जगजीत सिंह को संगीतकार मदन मोहन से मिलवाया। मदन मोहन ने अगले दिन अपने घर पर एक छोटे जलसे में जगजीत को गाने के लिए बुलाया। जगजीत को अब मदन मोहन के सामने खुद को साबित करना था। मदन मोहन ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने कई मकबूल फिल्मी गजलें कंपोज की थी। उस दिन मुंबई में बारिश हो रही थी। जगजीत भीड़ भरी लोकल ट्रेन से मदन मोहन के घर के लिए निकले। महफिल सज चुकी थी। तभी जगजीत ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। मदन मोहन के बड़े बेटे संजीव कोहली ने दरवाजा खोला। सामने एक हैंडसम नौजवान पूरी तरह भीगा हुआ खड़ा था। उसकी चप्पल भी टूटी हुई थी। जगजीत ने नाम बताया तो संजीव ने उन्हें अंदर चलने को कहा, लेकिन जगजीत टूटी चप्पल में पैर फंसाकर चलने में हिचक रहे थे। संजीव अपने पिता मदन मोहन का अलीगढ़ी मोजरी ला देते हैं, जो जगजीत के पैर में फिट बैठ जाता है। जगजीत सिंह ने उस महफिल में गजलें गाई, लेकिन सारे मेहमान ड्रिंक्स और बातचीत में लगे थे। किसी ने जगजीत की गजल पर ध्यान नहीं दिया। वह गाने के बाद दुखी मन से कोने में जाकर बैठ जाते हैं। तभी एक शख्स उनके पास आए और उनसे कहा, भाई तुम तो मेहंदी हसन से भी अच्छा गाते हो। वह शख्स थे गुलजार। वहीं से जगजीत और गुलजार की दोस्ती शुरू हुई। जगजीत को धीरे धीरे एहसास हो गया कि प्लेबैक की दुनिया उनके लिए नहीं बनी है, उन्हें गजल पर ही फोकस करना चाहिए। इसी बीच उनकी मुलाकात ब्रिटानिया बिस्किट के मैनेजर देबू प्रसाद दत्ता से हुई। हुआ ये कि जगजीत विज्ञापन फिल्मों में जिंगल गाते थे और दत्ता बाबू की पत्नी चित्रा दत्ता भी जिंगल गाती थी। कई बार दोनों एक ही स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते मिल जाते थे। चित्रा साउथ मुंबई के गुलिस्तान इमारत के अपने बड़े फ्लैट में जगजीत को कॉफी पर आमंत्रित करती है। दत्ता बाबू जगजीत सिंह की गायकी से बहुत प्रभावित थे। तंगहाली के दौर में दत्ता बाबू जगजीत को छूट देते हैं कि खाने के लिए मेरे घर कभी भी आ सकते हो। जगजीत आए दिन चित्रा दत्ता के साथ किचन में खाना बनाने में सहयोग करते दिखने लगे। चित्रा और दत्ता बाबू की बेटी मोनिका जगजीत सिंह को जगजीत काकू कहकर पुकारती थी। कुछ ही साल बाद दत्ता बाबू ने किसी और से दूसरी शादी कर ली और चित्रा को तलाक दे दिया। चित्रा इस बात से अनजान थी कि उनके पति का अफेयर अपनी सेक्रेटरी से ही चल रहा था। उस नाजुक दौर में चित्रा के मददगार के रूप में जगजीत सामने आए। दोनों विज्ञापन के जिंगल के साथ स्टेज शो भी शुरू करने लग गए। चित्रा के पहले पति दत्ता बाबू चित्रा के घर का किराया भेजते रहे। जगजीत चित्रा के डिक्शन पर काम कराते और रियाज कराते हैं। एक दिन उन्होंने चित्रा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और सन 1970 में दोनों ने मुंबई में शादी कर ली। जगजीत और चित्रा ने अपने एल्बम के लिए फिराक गोरखपुरी, जिगर मुरादाबादी और सुदर्शन फाकीर जैसे शायरों की नज़में चुनी। कई महीनों तक वे संगीतकार खयाम के पीछे पड़े रहे कि वह इन्हें कंपोज कर दे। खयाम 1.5 साल तक यह कहकर टालते रहे कि मुझे गायकों से गवाना आता है, थोड़ा धैर्य रखो। इस बीच HMV जगजीत सिंह से कहती है कि वह इस एल्बम की सारी नज़में कंपोज कर दे। जगजीत कंपोज करते हैं और चित्रा सिंह के साथ अपना स्वर भी देते हैं। 1977 में यह एल्बम द अनफॉरगेटेबल्स रिलीज हुआ। इसने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता या
किसी रंजिश को हवा दो कि जिंदा हूं अभी, या बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। जैसी एक से बढ़कर एक गजलें देश और सरहद पार के घरों में सुनी जाने लगी। देखते ही देखते जगजीत और चित्रा सिंह हिंदुस्तानी गजल के बड़े स्टार बन गए। आज उनकी यानी कि जगजीत सिंह की महान गजलकार की 12वीं पुण्यतिथि है और हम अपने चैनल की ओर से, अपनी टीम की ओर से उन्हें शत शत नमन करते हैं। हमारे साथ बने रहिए बॉलीवुड की अन्य दिलचस्प खबरें जानने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।